नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट अल1 और रीट अल2 में पूछे गए प्रश्न। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में किस प्रकार क्वेश्चन आए, 2017 में किस प्रकार आए, 2021 में और 2022 में किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो चाहे रीट अल1 का पेपर हो चाहे रीट अल2 का पेपर हो, दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो इस क्लास को पूरा देख लेना, इससे पहले जो क्लास हो चुकी है उनको देख लेना और आने वाली क्लासों को देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हूबहू इन क्लासों से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये पेपर हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। रीट अल1 2011 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको बताया है कि बोर्ड ने कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर माना है, ये आपको मैंने बताया है। उसके बाद आज हम बात करेंगे किसकी, रीट अल2 के एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। चाहे आप अल1 की तैयारी कर रहे हो चाहे अल2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, आरटेट अल2 2011 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। हमें किसके बारे में बताना है, विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में बताना है और हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, विकास अंतः क्रिया का फल है। बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट क्या है, एक है इंटरेक्शन, यहां पर क्या है, इंटरएक्शन है, प्रोडक्ट है यानी अंतः क्रिया का फल है। उसके बाद देखिए, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। जी हां, व्यवस्थित श्रृंखला है विकास, एकदम सही है। यहां पर विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी एकदम बात सही कह रहा है कि विकास क्या है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यह यहां पर क्या दे रखा है, हमें गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, कि विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, यह आना चाहिए था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है। यह अवस्था है, कौन सी अवस्था है, यह 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, या 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, या 12 से वयस्क तक की अवस्था है, या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, जिसमें बालक की सोच किस प्रकार है, अमूर्त की अपेक्षा किस प्रकार है, मूर्त अनुभवों पर क्या करती है या फिर प्रत्ययों पर से होती है। ऐसी कौन सी अवस्था है, तो वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, यानी मानव का जो विकास है किन का परिणाम है, यह हमें बताना है। अभिभावक और अध्यापक का परिणाम है, किनका है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का है, या फिर वंश क्रम और वातावरण का। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, वंश क्रम पर भी निर्भर करता है मानव का विकास। माता पिता लंबे तो क्या होगी, संतान भी लंबी होगी। अगर माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चे की भी लंबाई आपको कम देखने को मिलती है, यानी वंश क्रम हो गया। वातावरण यानी आप वेस्ट इंडीज में जाइए, वहां का वातावरण किस प्रकार है, हमारे भारत का वातावरण किस प्रकार है, कर्क रेखा पर जो आते हैं वहां का वातावरण अलग है, तो वातावरण पर भी निर्भर करता है।
कौन? विकास। तो ये वंश, क्रम और वातावरण यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2011 अल्टू के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। यानी पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए नंबर 1 सामाजिक संचरण, ये हमें पढ़ा था क्या? नहीं, यानी यही हो जाएगा। अनुभव है और संतुलीकरण है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? 5 नंबर क्वेश्चन कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? कौन सी रचना यहां पर अधिक उपयुक्त है? कौन से बच्चों को पढ़ाने के लिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखिए यहां पर अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, क्या इससे हो जाएगा उपयुक्त विधि है क्या ये? मुझे तो नहीं लग रही प्यारे विद्यार्थियों, और आपको भी नहीं लग रही होगी। फिर देखिए विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ये भी नहीं है। फिर देखिए सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो 2011 में आपसे पूछा गया था। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो भी हम सभी पेपर कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि समस्या के अर्थ में, क्या समस्या के अर्थ में या समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो क्या है वो? प्रतिभाशाली बालकों की है या विशेषता, या सामान्य बालकों की है, या फिर सृजनशील बालकों की है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता है सृजनशील बालकों की, यानी क्रिएटिविटी जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी ये क्या है? विशेषता। कौन सी? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमी और रिक्तियों के प्रति क्या? सजगता की विशेषता है। तो ये हो जाएगी किसकी? सृजनशील बालक की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बाह्य अभिप्रेरणा यानी जो बाहर से मोटिवेशन मिलता है में समावेशित किया जाएगा। तो देखिए नंबर 1 प्रशंसा और दोषारोपण। जी हां, आपको प्रशंसा की जा रही है, आपकी मोटिवेशन मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण पहला। तो फिर देखिए प्रतिद्वंदता, ये भी होगा। पुरस्कार और दंड ये भी बाहरी है। परिणाम का ज्ञान ये भी बाहरी है, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी के सभी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा इनको। 1 2 3 4 को। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 एक कॉलेज में जाने वाली लड़की है, उसने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। यानी वो जब भी कॉलेज से आती ना, कोट को निकाला और फटाक से फर्श पर डाल दिया। और फिर मम्मी की आवाज आएगी, देखिए क्या आती है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पे टांगो। मां कहती है स्टॉप, यहां से बच्चे इस कोट को उठाइए और खूंटी पे टांग के आइए। यानी इस प्रकार उसकी माता श्री कहती है। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यानी मां का ज्ञान उसको लग चुका है। अब वो कोट कहां पर नहीं डालती, फर्श पर नहीं डालेगी, बल्कि कहां पर है? खूंटी पर। कहने से नहीं, उसकी मुझे लगता है पिटाई भी हुई होगी यहां पर। और यह उदाहरण किसका है? और ये अधिकतर बच्चों में, लड़कियों में तो कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है इस प्रकार की। तो देखिए किस प्रकार का है, या चेन लर्निंग है, या फिर ये
उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का उदाहरण है, या फिर प्रत्यय अधिगम का उदाहरण है, या इनमें से सभी है ये? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन लर्निंग का, श्रृंखला अधिगम का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, यानी जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। यानी दूसरा जैसा व्यवहार कर रहा है ना, उससे उसको सीखने को मिल रहा है, न कि वो अनुभव कर रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, बल्कि वो दूसरे के व्यवहार से सीख रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या सामाजिक अधिगम कहा जाएगा, अनुबंधन कहा जाएगा, या प्रायोगिक अधिगम कहा जाएगा, या आकस्मिक अधिगम कहा जाएगा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। इनमें से अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, यानी भागने की प्रवृत्ति है, या फिर अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, या फिर अवधान संबंधी बाधा या विकार। बिल्कुल सही है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? अवधान संबंधी बाधा, या कह दीजिए विकार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, यह हमको बताना है। संचार के साधन, या समन्वय समवयस्क समूह, या फिर अध्यापक, या फिर परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक हमें पूछा गया है, तो वो हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। अध्यापक नहीं होगा क्योंकि हमें व्यक्तिगत कारक पूछा गया, तो इसमें परिपक्वता एवं आयु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहेंगे? यानी वो गेंदबाजी के जो कौशल है ना, यानी जो गेंदबाजी करता है, यानी गेंद फेंकने की जो कला है, उसको विकसित तो कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर पाता। इसे क्या कहेंगे? यह हमें पूछा गया है, तो इसे क्या कहेंगे? शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? यानी उत्तम रूप से यहां पर प्रदर्शित कौन करेगा? मानसिक स्वास्थ्य को। तो देखिए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण, सामान्य लक्षण के और निर्देशन। ये तो हमारा एकदम बिल्कुल सही है। ये तो क्या हो गया? सही हो गया। मानसिक विकारों का न होना, मानसिक विकारों का न होना ये मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित नहीं करता। और व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, तो ये भी है क्या? ये भी नहीं है। तो इसका आंसर केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यानी अभिसारी चिंतन जो पद है उसका प्रयोग किसके समान में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, या बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो इसका आंसर हमारा क्रिएटिविटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फ्रायड, पियाजे और अन्य जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, यहां पर हमको बताना है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। क्या ये पियाजे ने कहा था? नहीं कहा था। क्या फिर ये कहा था? कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं बाकी अवस्थाओं के सीमित
प्रभाव होते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या तो की थी, लेकिन यहां पर पियाजे साहब ने क्या कहा था कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव क्या है के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? यहां पर रुचि क्या है? हमारी रुचि है यहां पर इंटरेस्ट, यानी किस में हम रुचि रखते हैं वो बारे में है। तो कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। क्या रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है? ठीक है जी, ये तो सत्य हो गया। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। जी हां, पहले आपकी रुचि चाय पीने में थी, अब आपकी रुचि कॉफी पीने में हो गई होगी। पहले आपकी रुचि खेलने में थी, अब आपकी रुचि पढ़ने में हो गई होगी। यानी ये समय के अनुसार क्या है? बदलती रहती है। फिर देखिए, रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। किससे? योग्यता। जी हां, योग्यता से संबंधित नहीं होती ये रुचियां। फिर देखिए, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो ये गलत दे रखा है, बल्कि ये प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या है? गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है एटीट्यूड से, यानी अभिवर्ती से। किससे? अभिवर्ती से हमें पूछा गया। अभिवर्ती क्या है ये हमें बताना है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो, ये बिल्कुल सही है, ये एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु की प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, वही अभिवर्ती है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? मैं अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमें क्या दे रखा है? व्यक्तित्व एवं वृद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है या नहीं होती? देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि दोनों में वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की भूमिका होती है क्या? नहीं, नाम मात्र की नहीं होती, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हां, वंशानुक्रम की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह कौन सा होता है? आईडी या ईगो यानी अहम, या परम अहम, या इदम एवं अहम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इदम आ जाएगा एकदम राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, या दबाव से निपटने में, या थकान से निपटने में, या फिर अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र किससे तंत्र बहुत सहायता किसमें करता है? तो ये करेगा हमारा दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नए मोटिवेशन के साथ चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मोटिवेशन क्या है? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? यानी सबसे ज्यादा संतोषजनक कौन सी होगी? तदात्मीकरण से, या विवेकीकरण से, या अति कल्पना से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी यहां पर युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी अति कल्पना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अति कल्पना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि बालक पर
प्रसंग बोध परीक्षण है 3 से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। ठीक है, आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रसंग बोध परीक्षण कौन सी आयु वर्ग के बालकों के लिए बनाया गया, तो 3 से लेकर 10 वर्ष है। तो इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या किए गए हैं प्रतिस्थापित, देखिए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, तो ये बात तो नहीं है। लोगों के स्थान पर जानवरों को, बिल्कुल सही है, लोगों के स्थान पर किसको शामिल है, यहां पर प्रतिस्थापित किया गया है, तो जानवरों को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, किसमें, सृजनशीलता के लिए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा सही आंसर। न यहां पर व्याख्यान विधि आएगी, न हमारे यहां पर दृश्य सर्वे सामग्री आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। और आगे देखिए, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ठीक है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। और ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में भी कर चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन हो चुका है यहां पर रिपीट, क्या हो चुका है, रिपीट। तो 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे, तो इसका आंसर हमारा 45 घंटे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, तो कौन से दायित्व को पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ठीक है जी। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ठीक है जी। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ठीक है जी। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यानी एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो किसको सूचीबद्ध किया गया है, यहां पर महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को विकसित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी हां, इसको सूचीबद्ध किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है, और इसके अलावा जो आपको एनईपी अब की बार जो सिलेबस में जुड़ा है ना, नवीनतम क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इसके, तो आपको नोट्स के माध्यम से इसको कंप्लीट करवा दिया गया है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बाल कल्याणकारी योजनाओं से, वो टॉपिक भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लासें देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है, देखिए, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का यहां पर क्या उद्देश्य है, नवीन ज्ञान की खोज करना, नवीन ज्ञान की खोज, या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है इस पेपर का, क्या है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार का सुझाया गया है। तो खुली पुस्तक परीक्षा, ठीक है जी। सतत और निरंतर मूल्यांकन, ठीक है जी। और यहां पर सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी किया जाएगा, इसका भी सुझाव दिया गया, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यह था प्यारे विद्यार्थियों हमारा कौन सा रीट अल्टू का
रीट पात्रता परीक्षा L2 का पेपर है। तो L1 का हम कल कर चुके हैं और ये 2011 का पेपर था, यानी 2011 L1 और L2 दोनों पेपर हम कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हम करेंगे नया पेपर, नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन L1 का। तो उसे देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना होगा, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड की जाती है आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास को कर लीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहां पर सब्सक्राइब करके क्या करना है, आपको शेयर करना है, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में, ताकि उनकी भी पात्रता क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।